बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास कल मुनक्कद हुआ। इजलास के बाद एलामिया जारी क्यों ना हुआ, आपको बताएंगे इसकी वजह क्या है। और दूसरा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ। 2 बजे ये मुलाकात हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मुलाकात में क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, जजेस के वाले से कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है। बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। क्या होने जा रहा है अगले 24 घंटों में, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, जो मुलाकात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ, उस मुलाकात में तीसरी शख्सियत कौन मौजूद थी, आपको बताएंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है कि तीसरा बंदा कौन था मुलाकात में। अच्छा, एक जो अगली खबर है जनाब, वो ये है कि साइफ़र के वाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकशाफ हुआ है कि साइफ़र की कॉपीज़ 8 लोगों को दी गई थी। एक बंदे यानी सदर के अलावा बाकी 9 लोगों को गई थी। सदर के अलावा बाकी 8 लोगों ने कापियाँ वापस नहीं की थी। वो क्या हुआ कि कार्रवाई सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों हुई। अच्छा, फिर इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ के बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं नवाज़ शरीफ को जब मिले तो उनके मुँह पे कहा भाई कि मैं आपको नया लाडला समझता हूँ। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो कह रहे हैं कि पीटीआई के रवैये में तब्दीली हुई है, उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर कुछ सेनेट के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। डार साहब को उनकी सीट क्या ख़तरे में पड़ सकती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और कुछ ज़िमनी इंतखाबात के वाले से टिकटों की तकसीम के बारे में आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज फुल कोर्ट आज इजलास हुआ। और ये इजलास तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा है। गुज़िश्ता रात ये इजलास हुआ, कल शाम 4 बजे शुरू हुआ था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो ख़त उनकी जानिब से लिखा गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत के हवाले से, उस पर बड़ी डिटेल जो है वो डेलीब्रेशन फुल कोर्ट इजलास में की गई है। और इस इजलास में जो है ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस मामले को लेकर। क्या कोई जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए, कोई कमेटी जो है वो तश्कील दे देनी चाहिए, इंक्वायरी कमेटी, या क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो या फिर इसकी एग्जेक्टिव आर्म जो है वो इसकी तहकीकात करे, चूँकि एग्जेक्टिव की मुदाखलत का मामला है जुडिशरी के अंदर, तो जुडिशरी इसकी तहकीकात ना करे। मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर आए हैं। अब इसका एलामिया जो है जारी क्यों ना हुआ, इस पर बड़ी एक कल रात से डिस्कशन चल रही है। इत्तलात इस पर कुछ ये हैं और मेरा अपना एनालिसिस भी है, मेरा अपना तज़िया भी यही है कि एलामिया पहले जब खबर आई थी कि इजलास मुकम्मल हो गया, इजलास ख़त्म हो गया है, पहली खबर ये आई थी कि कुछ देर में एलामिया जारी किया जाएगा। फिर सब इंतज़ार करते रह गए, वो एलामिया जारी ना हुआ। तो उसके बारे में अब इत्तलात ये आ रही है कि एलामिया जारी इसलिए नहीं किया गया कि इत्तफ़ाक़ राय जो है वो इस मुलाकात के अंदर नहीं हो सका। यानी जजेस में जो है वो इख्तलाफ राय पाया जाता है इस मामले को लेकर कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। और इस इख्तलाफ राय की वजह से यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 13 जजेस थे उनमें बड़ा सख्त इख्तलाफ जो है वो पाया गया, वो नोटिस किया गया कि बड़ा शदीद इख्तलाफ है, जिसकी वजह से यानी कि वो आपस में डिवाइडेड थे आगे के लाएमल को लेकर, जिसकी वजह से फिर कोई हतमी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। और यही वजह है कि उन इख्तलाफात की वजह से, बाहमी इख्तलाफात की वजह से कोई एलामिया जो है वो इस इजलास का जारी नहीं किया जा सका। ख़तरा इस बात का था कि अगर एलामिया जारी करते हैं, किसी एक राय का इजहार किया जाता है, तो दूसरी साइड जो है वो उस राय को काउंटर कर सकती है। एक और ख़त, एक और स्कैंडल, एक और जो है नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल सकता है। तो इसलिए इसमें एलामिया ना जारी करके एहतियात बरतने की पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद किया गया है। फिर कल तमाम ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो गई, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, बलूचिस्तान की बार हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो गई, सारी बार ने कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तहकीकात का मुतालबा किया। फिर कल पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी एक एलामिया आया है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक कमेटी बनाकर इस सारे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तो मामला जो है वो तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से और तमाम बार एसोसिएशन की जानिब से और बार काउंसिल की जानिब से एक यूनानिमिटी उसमें यह नज़र आ रही है कि सब मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात का, जामे तहकीकात इस सारे मामले की होनी चाहिए और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर यह मुदाखलत पाई जाती है तो मुदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो इस पर आज इसी सारे मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, चूँकि मुदाखलत है, एक आम है, रियासत के आर्म्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है। तो एक आम की रियासत के दूसरे यानी कि जो एक आम है उसके कामों में, उमूर में मुदाखलत का ये केस है।
एग्जेक्टिव ने जुडिशरी के अमूर में मुदाखलत की है। तो अब कल जो है वो एग्जेक्टिव के सरबराह जो वज़ीर आज़म हैं और जुडिशरी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आज दोपहर 2 बजे उनकी मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में एक तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। इस पे जो क्या जुडिशल कमीशन बनाया जाए या एग्जेक्टिव की सरबराही में एग्जेक्टिव के ताबे जो है एक कमेटी बनाई जाए, चूँकि एग्जेक्टिव की मुदाखलत को जो है वो प्रूव करना है कि वो जुडिशरी के अंदर आई है, शिकायत जो है वो एग्जेक्टिव के अफसरान के वाले से है, तो इसलिए एग्जेक्टिव जो है इस मामले की सारी तहकीकात करे। तो इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। अब मुझे जो लग रहा है, मुझे इसमें हंच आ रहा है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर कल मियाँ दाऊद की पटिशन का आना, वो एक ख़ास मकसद के तहत पटिशनें आया करती हैं, उस पटिशन का आना, फिर कल फुल कोर्ट का कल रात होना और अब वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचना, ये सारी सूरत हाल एक गैर मामूली जो सूरत हाल है ही है। लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल है वो गैर मामूली फ़ैसलों की तरफ जो है वो इशारा दे रही है कि फ़ैसले जो होंगे, जो आउटकम होगा वो भी गैर मामूली होगा, वो कोई रूटीन का आउटकम इस सूरत हाल में से नहीं निकलेगा। एक राय ये भी है, पॉपुलर राय, कि शायद इस आड़ में, इस एक कमीशन की आड़ में, तहकीकात की आड़ में इन 6 के 6 जजेस का जो है वो पत्ता साफ कर दिया जाए, इस तरह की जो है एक राय भी पाई जा रही है। लेकिन ये इतना कोई आसान काम नहीं होगा, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होगा कि हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस का पत्ता साफ कर दिया जाए। तो ये कोई इतनी ईजी चीज़ नहीं होगी। करने वाले अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ जीते हुए यानी 1.5 लाख वोट लेने वाले बंदे को 80 हज़ार वोटों से हरा दिया जाए फॉर्म 47 में आके, तो इस पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे रगड़ा दिया जा भी सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अफवाह तफहीम से मामला आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, लेकिन मुझे उसका इम्कान, चांस मुझे उसका बहुत कम नज़र आ रहा है। मामला जो है वो सख्त एक्शंस की तरफ जाएगा, सख्त एक्शंस हो गए और मे बी इन 6 जजेस को एग्जाम्पल बना दिया जाए आने वाले मज़ीद जजेस के लिए कि कोई इस तरह से इस तरह की बात ना करे, इस तरह की आवाज़ ना उठाए कोई। तो ये देखते हैं आज इस पे 2 बजे जो मुलाकात है वज़ीर आज़म की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की, उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। काजी फाइज़ ईसा साहब जिस पे माइंड बना लेना, आपने देख लिया, पहले मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन, इनकी आपस में नोक झोंक चल रही थी, उन्होंने किनारे लगाया, ठिकाने लगाया है। तो अब भी जो है मामला कोई सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, अगला जो मामला है जनाब, इसमें यही हो सकता है कि मैक्सिमम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आए, जजेस से कहा जाए साबित करें, साबित ना कर सकें तो उसके बाद रगड़ा दे दिया जाए, जिस तरह से पहले रगड़ा दिया गया था शौकत अजीज सिद्दीकी को। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि यही काजी फाइज़ ईसा साहब भी उस बेंच को हेड कर रहे थे जिसने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात को दुरुस्त मानते हुए उन्हें ट्रायल का मौका ना दिए जाने का, फिर ट्रायल का मौका ना दिए जाने के बारे से उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। अब वो कैसे इन 6 जजेस के खिलाफ फैसला देंगे? सेम एलिगेशन, सेम सूरत हाल। तो इट्स क्वाइट ट्रिकी सिचुएशन, स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। बाकी अगली जो जनाब सूरत हाल है, जो अगली खबर है वो यह है जनाब कि जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की मुलाकात हुई आमिर फ़ारूक साहब के साथ। इस मुलाकात में एक राय है जनाब कि एक तीसरी शख्सियत भी मौजूद थी। वो तीसरी शख्सियत जो है उनके वाले से कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ खबर ये सामने आई कि जनाब तीसरी शख्सियत जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा इस मुलाकात में मौजूद थी। अब ज़ाहिर है कि बिज़नेस एक यानी कि एक सरकारी मामला है और सेंसिटिव मामला है, इसमें जुडिशरी से बाहर के बंदे का होना समझ में नहीं आता। लेकिन बाद में इस खबर पर वजाहत सामने ये आई है कि उस मुलाकात में तीसरी शख्सियत जो है वो सरीना ईसा नहीं थी, बल्कि यह मुलाकात जो है चीफ जस्टिस के घर पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में हुई थी। और तीसरी शख्सियत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जो कि इस वक्त सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तीसरी शख्सियत के बारे से भी क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, बाकी जो खबर है जनाब साइफ़र के बारे से, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और साइफ़र के बारे से आपको पता है खान साहब को सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है स्पेशल कोर्ट की जानिब से। अब जनाब कहानी ये है कि इसमें अबू अल करीम साहब सज़ा दे चुके हैं, खान साहब को तवील तरीन से एक लंबी सज़ा दे चुके हैं साइफ़र केस में। कल डॉन अखबार पे मलिक असद साहब ने खबर दी और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी ये, जिसमें उन्होंने बताया जनाब के 9 लोगों को साइफ़र की कॉपी वजारत ख़ारजा ने भिजवाई थी। एक सिर्फ आरिफ अलवी साहब ने साइफ़र की कॉपी टाइम पर अपने वक्त पे जो है वो वापस कर दी थी। बाकी किसी भी बंदे ने, जो दीगर 8 लोग थे जिन्हें कॉपी दी गई थी, उनमें से किसी एक बंदे ने भी वो कॉपी वापस नहीं की। तो साइफ़र की कॉपी जो है ये रिकॉर्ड ये बताता है, जो कि देखा है डॉन के पास अवेलेबल था, उसमें ख़बर के मुताबिक 8 मार्च से 27 अप्रैल 2022 के दरमियान कॉपी जो है वो साइफ़र की वो वज़ीर आज़म को, यानी वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को, उस वक्त के सदर को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, उस वक्त के DG ISI
जो थे उन्हें भेजी गई थी, और फिर सेनेट चेयरमैन को भेजी गई थी, और 2 कॉपी जो हैं वो भेजी गई थी कैबिनेट सेक्रेटरी को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ख़बर जनाब ये कहती है कि मां सिवाय सदर आरिफ अलवी के किसी बंदे ने भी जो है वो ये कॉपी वापस नहीं भेजी थी, जब तक इमरान खान के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो चुका था। यानी इमरान खान पे पर्चा क्या दर्ज होता है? ये पर्चा दर्ज हुआ था 8 मार्च 2022 के हवाले से कि ये कॉपी भेजी गई थी वज़ीर आज़म को, और फिर वज़ीर आज़म ने कॉपी वापस नहीं भेजी, तो पर्चा उनके खिलाफ दर्ज हो जाता है। और पर्चा दर्ज होने के बाद बाकी लोगों ने ये कॉपियाँ जो हैं वो वापस की है कहीं अक्टूबर के महीने में जाके। तो तब तक पर्चा वज़ीर आज़म पे दर्ज हो चुका था, भाई आपने कॉपियाँ वापस की, आपकी कॉपी गुम हो गई, आपने कॉपी वापस नहीं की। जब पर्चा दर्ज हो गया इमरान खान साहब के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, उसके बाद बाकी जो है 8 में से 7 लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ वापस भेजी वजारत ख़ारजा को। खान साहब वाली कॉपी जो है वो वापस नहीं गई। खान साहब का मौक़िफ़ इस पर यह है कि वज़ीर आज़म हाउस का जो इंचार्ज है वो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, मैं उसका इंचार्ज नहीं होता वहाँ पे, इसलिए वज़ीर आज़म उसका इंचार्ज नहीं होता। तो उसके वहाँ के प्रोटोकॉल होते हैं, अगर कॉपी गुम हुई है तो मुझे तो नहीं पता, तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो इसके इंचार्ज हैं इस सारे मामले के। तो बहरहाल इस पे अब वो केस खान साहब पे एक बनाया हुआ है, साइफ़र की कॉपी उन्होंने गुम कर दी। एक कॉपी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से बहरहाल एक बरामद हुई थी, और वो कॉपी जो है वो बंद डब्बे में जो है वो भेज दी गई थी वापस वजारत ख़ारजा को। अच्छा, एक जो ख़बर जनाब अगली ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं मैंने मुंह पे मियां नवाज शरीफ को कह दिया था कि आप आजकल के, यानी उन्होंने कहा था कि आपको मैं नया लाडला समझता हूँ, इस सिस्टम का नया लाडला, इदारों का नया लाडला मैं आपको समझता हूँ, इसलिए उन्होंने उनके साथ आने से इनकार किया। और फिर दूसरी उसमें वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई के साथ अभी तक मिलकर तहरीक चलाने के वाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई के रवैये में तब्दीली हुई है, और हमारा उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। इलेक्शन के मामले पर हमारी एक पेज के ऊपर है, और उन्होंने कहा जी इसी तरह अगर आगे बढ़े तो ये मस्बत तब्दीली होगी, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यानी मौलाना फजल रहमान ने ओपननेस शो कर दी है पाकिस्तान तहरीक के साथ, अगर कोई तहरीक शुरू करती है या मौलाना फजल रहमान को तहरीक शुरू करते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो दोनों मिलकर इस तहरीक में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ी ही लीथल किस्म की तहरीक होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट भी इस तहरीक को शायद इससे ना निमट सके। अगर मौलाना फजल रहमान और खान साहब की स्ट्रीट पावर आपस में मिल जाए, तो ये तो हुकूमत पहले ही बहुत कमज़ोर हुकूमत है, ये तो पहले ही मांगे तांगे की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी के वोटों पे खड़ी है जो खुद अपोजिशन में बैठी है, तो इस हुकूमत की तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप इसे कह सकते हैं, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह की एहतजाजी तहरीक से निपटना। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिए हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए, जिनमें लाहौर से जो दिए गए हैं टिकट, वो ज़िमनी इलेक्शन में PP 32 से परवेज़ इलाही साहब को गुजरात से टिकट दिया गया है, PP 158 लाहौर से मोहन सलाई को टिकट दिया गया है, फिर 119 से शहजाद फारूक को, जहाँ से मरीम नवाज़ वाला हल्का है, और फिर कसूर का जो हल्का है यहाँ से NA 132 है, यहाँ से मोहम्मद हुसैन डोगर को टिकट दिया गया है। बाय द वे ये जो NA 119 है लाहौर का हल्का, जहाँ से मरीम नवाज़ कामयाब हुई थी कौमी असम्बली के हल्के पर शहजाद फारूक के मुकाबले में जितवाया गया था उन्हें, तो उस पर अब मुस्लिम लीग नून ने अली परवेज़ मलिक को यहाँ से टिकट देने का फैसला किया है। NA 119 से टिकट जारी हो चुका है उन्हें। फिर सेनेट में मामलात बलूचिस्तान के अंदर भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं, सारे बिला मुकाबला हो गए हैं, और बलूचिस्तान पंजाब के अंदर भी जनरल सीटों पर लोग बिला मुकाबला हो गए। ख़वातीन की नशिस्तों में फटा पड़ गया है। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके मुकाबले में नून लीग ने कैंडिडेट जो है वो अपनी विड्रॉ करने से इनकार कर दिया है। अब लाहौर में अब ख़वातीन की और बाकी नशिस्तों पर जो माइनॉरिटी की और जो इसमें टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, वहाँ तो फिर इलेक्शन अब होगा। वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, तो PTI ने चूँकि जनरल सीटों पे कर लिया था, एक एडजस्टमेंट कर ली थी नून लीग के साथ, तो अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर, तो हम भी अब सनम जावेद को विड्रॉ नहीं कर रहे, सनम जावेद भी अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। फिर कल खबर हमने जो दी थी वो जुल्फ़ी बुखारी और हामिद खान की दी थी, तो इब्तदाई तौर पर जो खबर आई थी सामने, तमाम बाद में इस पर वज़ाहत सामने आई है कि जो जनरल सीट पर हामिद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक के साहब के जो इत्तेहादी हैं MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, उन्हें सेनेटर बनाए जाने के हवाले से फैसला हुआ था। तो राजा नासिर अब्बास और हामिद खान ये 2 लोग पाकिस्तान तहरीक के साहब के कोटे पे जनरल नशिस्त पे लाहौर से सेनेटर, पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, फिर सेनेट पे यह कि जब जो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में, चूँकि पंजाब असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग में ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर इत्तफाक़ नहीं हो पाया, तो सेंटर में आपने देखा कि इस्लामाबाद में सागडार के ऊपर ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो यहाँ सीटें जो हैं वो ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद ने मिल के चूँकि इलेक्शन लड़ा था, तो एक सीट के ऊपर, जनरल सीट के ऊपर राना महमूद रसूल को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, और ये नून लीग के पिछले 5-6 साल सेनेटर थे,
तो दूसरी जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर साग डार साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्नो अगर महमूद हसन साहब तो यहाँ से इलेक्ट ज़ाहिर हो जाएंगे, लेकिन अगर नून लीग पीपल्स पार्टी को लाहौर में अकोमोडेट नहीं करती तो फिर यहाँ से साग डार साहब जो है उनकी सीट को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा लाहौर में जो मलिक वहीद हैं, जिन पुलिस एहलकार को मरीम नवाज़ ने शोकास किया था, जो MPA हैं मलिक वहीद, जिन्हें शोकास किया था पुलिस एहलकार को धमकाने के इल्ज़ाम में, तो अब मलिक वहीद साहब कल अपनी गाड़ी लेके आगे जनाब सादे शीशों के साथ, भाई ये मेरी गाड़ी ऐसी है, इसके सफ़ेद हैं। और जो पुलिस एहलकार जिसको मरीम नवाज़ कल मिली थी, वो पुलिस एहलकार जो जिसने उनकी गाड़ी को रोका था, उन्होंने कहा जी ये यूथिया है, इसकी मुझे पोस्टें मिल गई है, ये पाकिस्तान तहरीक के साथ इसका बैकग्राउंड है। तो मरीम साहिबा के साथ जो है वो कह रहे हैं कि धोखा हो गया है, एक PTI के बंदे की उन्होंने सपोर्ट की है। बहरहाल मैंने अपना जवाब जो है वो तस्वीरों के साथ, पोस्टों के साथ जो है इस पुलिस एहलकार की, सब इंस्पेक्टर की, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की, वो कह रहे हैं मैंने मरीम नवाज़ को जमा करवा दी हैं। तो ये बाकी 9 मई के मुकदमात में 5 मुलज़मान की ज़मानतें हुई थी, जिनमें अयाज़ अब्बासी और सैफुल्लाह वगैरह शामिल हैं। तो इनको इनकी ज़मानत जो ही हुई, अडयाला जेल से रिहाई के बजाय इनके इनके घर के जो अहल-ए-खाना इनके इनके वर्सा हैं, वो इनको रिसीव करने के लिए गए रिहाई के बाद कि इनकी रिहाई हो जाएगी अडयाला जेल से। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता लगा, उनकी मायूसी उनको बड़ी हुई कि इन लोगों को 16 MPO के तहत जो है वो दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अहम दिन है, बड़ा दिन है। ये 6 जजेस के ख़त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है कि ये मामला, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हम सब कुछ खबर का इंतज़ार है, इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।